हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और आज के इस मुद्दे की बात कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस संविधान दिवस की और हमारे स्टडी IQ IAS टीम की तरफ से भी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, संविधान दिवस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस संविधान के बारे में हम सब जानते हैं ये एक भारत के दृष्टिकोण से ही ना सिर्फ बल्कि पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बिल्कुल सही होगा ये कहना कि एक दुर्लभ दस्तावेज है जिसमें एक व्यापक नियम रखे गए हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने राष्ट्र में खुशियों से रह सकता है। इस पर एक व्यापक दस्तावेज है, स्वाभाविक सी बात है। और ये दस्तावेज तैयार हुआ है तो इसके तैयारी में भी व्यापक कार्य किए गए थे। तो यही कारण है कि यह एक वास्तविक रूप में देखा जाए कि स्थायी दस्तावेज है। लगभग 73 साल पूरे हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस क्रम में अभी तक यह उसी तरीके से निर्बाधित रूप से चलता चला आ रहा है, सभी लोगों के द्वारा स्वीकार होता चला आ रहा है, सभी भारतीयों के द्वारा स्वीकार होता चला आ रहा है। जैसा कि डे फर्स्ट में रहा था, उसमें नवीनता लाने के लिए निश्चित रूप से उसमें संशोधन हुए हैं, पर संशोधन करना, डेवलप करना, नए चीजों को लाना, एक्सेप्ट करना, नवीनीकरण करना हर चीज का, ये हम सब भारतीय अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं, ना सिर्फ आज से बल्कि प्राचीन समय से। तो स्वाभाविक सी बात है, इसे निगेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं देखा जा सकता है कि भाई जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद से तो सर अगर इतना ही अच्छा था तो इसमें इतने सारे चेंजेस क्यों किए गए। सबसे बढ़िया इसका सटीक उत्तर यही है कि हम परिवर्तन स्वीकार करते हैं, हम परिवर्तनवादी हैं। हम न जाने कितनी प्रकार के विभिन्नताओं वाले देश हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, भाषाई रूप से देखें, भौगोलिक रूप से देखें, किसी भी प्रकार से। तो स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन हम स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि हम हमेशा तरुण रहते हैं। तरुण का मतलब बिल्कुल नवीन, नए, युवा रहते हैं, कभी भी हम बूढ़े नहीं होते। ये संविधान के बारे में हमारी ये बातें थी। आज के इस लेक्चर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे, संविधान दिवस में इसको हम याद करेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ है और इस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा विचार योग्य ये सारे चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा अपने विचारों में रखिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इस संविधान को समझ सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सब संविधान दिवस मना रहे हैं आज। और ये संविधान दिवस जब हम मना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो अभी भी स्थायी रूप से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक भारत इस कह सकते हैं कि दुनिया के नक्शे पर है। जब तक ये दुनिया है तब तक भारत दुनिया के नक्शे पर रहेगा ही रहेगा और तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निश्चित रूप से रहेगा अमर। तो ये जो संविधान बना, जो आपने देखा कि 1946 से लेकर के 1946 से लेकर के 1949 तक इसके बनने का जो कार्यक्रम हुआ है, 1946 से 1949 तक बनने का जो ये कार्यक्रम हुआ है, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कहा जाता है। और इसको अगर हम लगभग के तौर पर देखें तो 3 वर्ष का हमें यहाँ पर समय देखने को मिल रहा है। तो इस 3 वर्ष में बने इस दस्तावेज के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया गया होगा। ड्राफ्ट बनाने वाले जो लोग रहे होंगे उन्होंने कैसा विचार किया होगा, क्या चिंतन किया होगा। और आपको लगता है आज जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, तमाम सारी जो रूढ़िवादी जो कह सकते हैं चीजें होती हैं उसमें हम चेंजेस लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक आश्चर्य की बात है कि 73 साल पहले बना ये दस्तावेज आज भी जीवित है और उसी प्रकार से तरुण अवस्था में है जिस प्रकार से ये जन्मा था। तो मैंने बताया कि इसके पीछे हमारा संविधान संशोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारे उसके प्रति आस्था भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसे तरुण बना करके रखती है, उसे जीवंत बना करके रखती है। तो ऐसा क्या उन लोगों ने बनाया जिससे आज भी यह संविधान तरुणावस्था में है और अनंत काल तक इसी अवस्था में ही रहेगा। तो यही हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे ड्राफ्टर्स जो है ऐसे अद्वितीय संविधान को बनाने की हद तक कैसे पहुंचे और कैसे उन्होंने बनाया, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसके पहले एक छोटे सा अवलोकन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक डेटा रिसर्च कहता है कि 1789 से लेकर के 2005 तक की अवधि में पूरे विश्व में 806 राष्ट्रीय संविधान विभिन्न देशों के बनाए गए। इन 806 राष्ट्रीय संविधानों में से तकरीबन 148 मामलों की अगर हम बात करते हैं
रैंडमली अगर इसमें से उठाए जाएं, 806 में से 148 कंट्रीज उठाए जाएं, तो औसतन संविधान बनाने की जो इनकी प्रक्रिया है उसमें 16 महीने का समय लगा है। मतलब किसी भी देश के संविधान को अभी तक इतना समय नहीं लगा जितना समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा है, जो कि लगभग 3 वर्ष के आसपास है। तो इससे भी आधे समय में आप देख सकते हैं कि 16 महीने में ही बन जा रहा है। 16 महीने का मतलब हो गया लगभग 1.5 साल से भी कम। तो जहां 3 साल का समय लग रहा है, लगभग 3 साल का समय लग रहा है, वहां अन्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 साल में ही बन करके वो तैयार हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है, अलग है अन्य देशों से हमारे संविधान। और उसमें सबसे पहली बात तो हम ये जोड़ना चाहेंगे कि जिस परिस्थिति में भारतीय संविधान बना है, संभवतः शायद ही किसी दूसरे देश का जो संविधान है इस प्रकार की, कह सकते हैं कि एक विस्मयकारी परिस्थितियां जो थी, असाधारण जो परिस्थितियां थी, कठिन परिस्थितियां जो थी, उसमें बनाया गया है। और ये कठिन परिस्थिति जन्म लेती है भारत के विभाजन से। आप सोच सकते हैं कि जहां एक तरफ हमारे पास में भारतीय संविधान जब बन रहा है, उसी दौरान भारत आजाद हो रहा है, उसी दौरान भारत विभाजित हो रहा है, लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मारकाट लूट हो रही है, और इधर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है। आप समझ सकते हैं इस प्रेशर को कि ये प्रेशर कैसा होगा। आप इस प्रेशर को फील करने के लिए इसको इस तरीके से महसूस करिए। ईश्वर न करे कि किसी के घर में कभी लड़ाई झगड़े हों, लेकिन बाय द वे अगर किसी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, एक से दूसरे के बीच में खींचातानी चल रही हो, और उस समय उसी घर में उस घर का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा हो, नियम बन रहा हो कि हमें इस देश में कैसे रहना है। मतलब एक अद्वितीय विपरीत स्थितियां, जहां सेटल नहीं हुआ है चीज अभी, उसी जगह पर आप सेटल होने के लिए नियम बना रहे हैं जब लोग अस्थायी हो रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों की आंखें हमारे ऊपर गड़ी हुई हैं। भले ही भारत को ब्रिटिशर्स आजाद करके जा रहे हैं, लेकिन बड़े ही अधूरे मन से, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने पढ़ाई करी है, मुझे लगता है कि काफी अधूरे मन से ये भारत को छोड़ करके जा रहे हैं, बड़ी मजबूरी में छोड़ करके जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कई ऐसे आपको चीजें, दस्तावेज भी पढ़ने को मिलते हैं जिसमें आपको ये महसूस होता है कि भारत को जाते जाते भी अंग्रेज जो है खराब करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है। आप सोचिए, इतनी सारी विविधताएं, इतनी सारी, कह सकते हैं कि खींचातानी, इतने सारे विचार, और सबको एक मंच पर लाना। जो देश कभी राजाओं के द्वारा शासित किया जाता हो, वास्तविक रूप में जिस देश में अलग अलग राजाओं की भूमियां रही हो, वो फिर से जब अपनी स्थिति को पाने जा रहे हैं, तो कैसे स्वीकार करेंगे कि अपने पूरे के पूरे राजतंत्र को भारत के लिए लोकतंत्र में समर्पित करें। इस चीज को समावेशित करने की जो भावना है, ये भी अपने आप में अद्वितीय बनाती है। इस तरीके के असाधारण स्थिति में जिस कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हो रहा है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर क्यों लोग संविधान के अधीन, क्यों लोगों को संविधान के अधीन होना चाहिए। ये जो टाइटल लिखा है, उसके उत्तर के रूप में अगर आप इस चीज को खोजेंगे, तो हमें बिल्कुल एहसानमंद होना चाहिए अपने देश के संविधान निर्माताओं का, अपने संविधान का, कि ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता है। और अगर बनाएगा भी तो इतना, मैं कह सकता हूं कि नियत बड़ा मुश्किल है बना पाना, कि आप 73 साल तक बिना झुके, बिना रुके, अडिग रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। इतना मजबूत ऐसे समय में नहीं बन सकता था, लेकिन बनाया गया है। आप सोचिए, ये एक अपने आप में एक रिस्पेक्ट है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में किसी ने हमको सांस लेने के लिए इस तरह के कानून बना के दिए, सो दैट कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इसको अपनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बात आती है, तो क्या ये 1946 है, क्या तभी से हम भारतीय लोगों को संविधान की आवश्यकता पड़ी है और तभी से हमने बनाना शुरू कर दिया है? आप जब इतिहास खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं था। 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के बाद अगर हम वैधानिक रूप से अगर देखें या विधायी रूप से देखें, तो बहुत सारे परिवर्तन हमको, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो चेंजेस हमको बहुत देखने को मिलते हैं। और इसीलिए भारतीय संविधान में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो आपको उस समय का इतिहास भी काफी ज्यादा पढ़ने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो सिर्फ 1857 ही नहीं, बल्कि और उससे पीछे हमको चलना पड़ता है, लगभग 1772 के आसपास, 73 के आसपास। क्योंकि 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, 1757 में जो प्लासी का बैटल हुआ, उन सब के बाद में जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन तेजी से शुरू होता है, तो वो जो
ब्रिटेन की जो विधायी कार्यकारी जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे भारत में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। बट वहां से तो कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम हम देख सकते हैं कि हो रहा है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आता है और इसके बाद आने वाले जो एक्ट्स हैं, उन एक्ट में भारत की डिमांड जो है इस बात की कि विधायी कार्य में हमारा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हमारा जो उसमें बातें हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि हमको भी विधायी कार्यों में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। और हिस्सेदारी की जो मात्रा है उसको भी अलग अलग समय में भारतीयों द्वारा बढ़ाई गई और मजबूर किया गया ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को कि वो हमें जो है इस तरीके का फ्रेम तैयार करके दें। लेकिन इन सब से परेशान होकर के ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के साथ में 2 बार काफी भद्दे मजाक भी किए हैं, 1909 और 1919 के सुधार कार्यक्रमों के तौर पर, जिसे आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में क्रमशः जानते हैं। तो ये सुधार के नाम पर जो सुधारवादी एक्ट्स लाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक तरीके का रिफॉर्म था, लेकिन क्योंकि भारतीयों को ये एक्सेप्ट नहीं था, मंजूर नहीं था, तो इसके विरोध में भारतीयों ने खूब आवाज उठाई। औपनिवेशिक कानून और औपनिवेशिक जो संवैधानिक अधिनियम है इसका प्रतिरोध किया गया और इसकी प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संविधानवाद का उदय हुआ। डेफिनेटली आप कहेंगे सर इससे संविधानवाद का उदय कैसे हुआ? आप हिस्ट्री में जाओगे, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम को अगर खंगालने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1919 का ही वो एक्ट है जिसका विरोध भारतीय समाज में बहुत तेजी से हुआ। उसके बाद आपको मालूम है कि जो रॉलेट एक्ट वगैरह आया था वो एकदम कानून को पूरी तरीके से उसने ध्वस्त ही कर दिया था, समाप्त ही कर दिया था, उसके खिलाफ भारतीयों ने आवाज उठाई। और उसके बाद तमाम सारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो सामने समक्ष आते हैं और उन आंदोलनों का प्रभाव कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ता है और उन्हें हमारे संविधान की जो बातें हैं वो मंजूर करनी पड़ जाती हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि 1919 के बाद कोई खास एक्ट उस तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमने लगातार अपनी मांग तेज कर दी और फाइनली 1935 का जो एक्ट है वो हमको देखने को मिलता है, जो कि इन सभी जो जैसे 1919 में जो प्रावधान दिए गए थे उनको खत्म करने का प्रयास करता है, खत्म करता है और एक नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करता है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहां पर इस तरीके की प्रक्रिया दी है और यहां से हमने भी बताया है कि हम ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। इन द मीन वाइल आपको मालूम है कि 1927 में ये लोग एक बार फिर से हमसे छल करने का प्रयास करते हैं जब साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन साइमन कमीशन को हम लोग बिल्कुल अनएक्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान हम स्वयं बनाएंगे, ये दृढ़ता हम प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है, हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई दया की भावना पर जीने वाले लोग नहीं हैं। अब हम मतलब नए युग के लोग थे, शिक्षित हो रहे थे, नवीकरण आ रहा था हमारे अंदर, हमारे चीजों को हम समझ पा रहे थे, हम दूसरी दुनिया के आधार पर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो रहे थे। तो आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते थे, खासकर एक दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा कि हमें कैसे चलना चाहिए, हम स्वयं जानते थे। इसको एज अ चैलेंज लिया गया और आपको मालूम है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट फिर इसी तरीके से आती है। अगर हम इस नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये भी एक तरीके से इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की तरीके से ही इसको लाया गया था, लेकिन संप्रदायवाद की भेंट चढ़ गया ये और मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे संप्रदाय के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ऑल्दो हमको ये पता चलता है कि इस तरीके की फ्रेमिंग हमको याद दिलाती है कि संविधानवाद जो है वो 1946 से ही अचानक से उदय नहीं हुआ है, इसके पहले से भी हमारे मन में चलता रहा है। ये वो सारे इवेंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिमेंबर कर रहे हों। इसके अलावा ये जो संविधान की प्रेरणा है ना, तो संविधान की प्रेरणा में एक हिस्सा तो ये है, नेहरू रिपोर्ट का है, लेकिन इसी तरीके के दूसरे हिस्से भी हैं जो इससे पहले के भी हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है रोथमन डे के द्वारा। वे बताते हैं कि बीजी तिलक ने 1895 में यानी कि 1895 में स्वराज विधेयक जो है वो प्रस्तुत करवाया था। और स्वराज विधेयक जैसे विधेयक और साथ ही साथ 1918 के जो अधिकारों की जो घोषणा हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने कुछ अपने डिमांड्स रखी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपनी डिमांड्स रखी थी, वो जो डिमांड्स हैं, ये डिमांड और ये डिमांड, ये शो करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कितना ज्यादा सजग हो रहे थे। और यही कारण है कि इसमें दिए गए जो सजेशंस थे या इसमें जो ब्रिटिश जो उपनिवेशवादी जो लोग थे उनसे जो डिमांड की गई थी, उस डिमांड को हमने एट द एंड जब हम आज़ाद हो जाते हैं और जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिलता है और हम बना रहे होते हैं, तो हम इसे बेझिझक इसमें शामिल करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो संवैधानिक सुधार में, संविधान में जो चीज़ें शामिल करी गई हैं, ये अचानक से 1946 में प्रकट नहीं हुई। हमने पुराने जो भी पूरे विचार थे उनको खंगाला है और खंगाल करके उसे रखा है।
कितने काम थॉट्स की जरूरत पड़ी होगी, कितने शांत स्वभाव की जरूरत पड़ी होगी कि एक जगह जब भारत विस्मित स्थिति में है, उसी समय जब आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने जा रहे हैं, वो भी उसी समय के लिए नहीं, आगामी अनंत वर्षों के लिए, तो कितने शांत दिमाग से आप इन सब चीजों को भी याद कर रहे हैं, जो कि आसान नहीं होता है। इसे आसान करना उसी तरीके से जैसे कि भरी भीड़ में कंसंट्रेट होकर के खोई हुई किसी पिन को ढूंढना, लेकिन बड़ी ही सफलतापूर्वक उस एक छोटी सी पिन को, एक एक पिन को खोज करके रखा गया है, समावेशित किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। अब आप देख पाएंगे जैसे स्वराज विधेयक में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी गई है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का बड़ा हिस्सा यहां से आता है। आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता को भी रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने मांग करी, उस समय भारतीयों की आवाज चुप कराई गई, मीडिया के ऊपर रोक लगाया गया, भारतीय विदेशी जो नीतियां थी उसके खिलाफ में जब आवाज उठाते थे तो प्रेस के कानून थोप दिए जाते थे, आवाज बंद कर दी जाती थी। क्या आजाद भारत में ऐसा होना चाहिए था? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं होना चाहिए था, और इस चीज को दृढ़तापूर्वक जो है वो लागू किया गया। कानून सभी के लिए बराबर हो। जब ब्रिटिश भारत में हम लोग जीते थे तो अंग्रेजों के लिए, यूरोपियों के लिए अलग तरीके का कानून होता था, भारतीयों के लिए अलग तरीके का कानून होता था। उसको अनएक्सेप्ट करने की बात दृढ़तापूर्वक इसमें कही गई थी। भले ही उस समय एक्सेप्ट ना करी गई हो या इसके कुछ ही अंश रखे गए हो, वो भी धोखे से और वो भी छल के रूप में, लेकिन जब हमारे बात रखने की हमारी बारी खुद की आएगी तो हम इसको रखने से पीछे नहीं हटेंगे और इसे रखा गया। और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का जो संविधान है या आधुनिक जो संविधान है, वो आधुनिक संविधान आप देख रहे हैं 1946 में फ्रेम हो रहा है, लेकिन इसके विचार आप देखिए 1895 से आ रहे हैं, 1895 से आ रहे हैं। तो लगभग 50 साल पहले का इतिहास हमने खंगाल लिया है, विचार हमने खंगाल लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तत्कालिक विचारों से प्रेरित होकर के ही हम चीजों को बना रहे हैं। यहां पर जरा देखिए 1918 में किस प्रकार से ये डिमांड्स करी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार जो कि नहीं थे भारतीयों के लिए, और आगे ऐसा ना हो कभी भी कोई भी भारतीय शक्ति भारतीयों के ऊपर इस तरीके के प्रावधान बनाने में सफल ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने इस तरीके की डिमांड रखी। और कांग्रेस की डिमांड आगे जब भारतीय संविधान बन रहा है तो वहां पर भी जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, अच्छी तरीके से जीवन जीने की आजादी हमारे पास में, आर्टिकल नंबर 21 यही तो है, सिंपल सा। इसके अलावा प्रेस और संघ की स्वतंत्रता की बात भी यहां पर इसमें रखी गई थी, जो बाद में हमारे मौलिक अधिकारों से लेकर के यानी कि जो हमारा संविधान का भाग 3 है उससे लेकर के आप डीपीएसपी तक लेकर के आते हो, डीपीएसपी तक संविधान का जो भाग 4 है, राइट। तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं उन सारी चीजों का समावेशन हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि ये ड्राफ्टिंग काफी मजबूत है, और क्यों हमें इसके ऊपर यकीन होना चाहिए। खोखले विचारों पर नहीं तैयार हुई है ये विचार उत्पन्न हुए हैं, उन विचारों की उत्पन्नता तक हम गए हैं, समझे हैं, और फिर हमने उसको रखा है कि कभी भविष्य में इस तरीके की चीजें अगर फेस करनी पड़ गई तो हम उससे सजग रहें। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमको यहां पर देखने को मिलता है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का, और इसी बिटवीन हमने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट में भी इस तरीके के विचार रखे गए थे। हालांकि इसमें मुसलमानों के लिए कुछ अलग से बात नहीं करी गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र जरूर किया गया था कि हम इक्वलिटी रखेंगे संप्रदायवाद के आधार पर, ठीक है। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मौलिक अधिकारों और आर्थिक परिवर्तन के प्रस्ताव की बात कही गई थी। लेकिन ये क्यों करी गई थी? मौलिक अधिकारों और आर्थिक परिवर्तन की बात इसलिए करी गई थी कि ब्रिटिश नीतियां जो थी इस समय तक शायद महसूस करने लगी थी कि भाई हो सकता है कि कभी भी हमारे साम्राज्य का भारत में अंत होने लगे, तो जितना ज्यादा से ज्यादा दाते हम लूट सकते हैं या इनके ऊपर, क्योंकि अब बची हुई चीज ही रह गई थी भारत में लूटने के लिए उनके पास, तो वो और अधिक चीजों को लगा करके उसे निचोड़ करके ले जाना चाहते थे। लेकिन हमारे जो संविधान के विचार रखने वाले जो लोग हैं, उस जैसे लोग पहले भी थे, उन्होंने किस तरीके से बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में बंधुआ और बाल श्रम को समाप्त करने की अपील करी है। क्या ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आपको डीपीएसपी के अंतर्गत ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की बात करी जाती है, श्रम कल्याण की बात करी जाती है, शासन संरक्षण और श्रमिक संघों के निर्माण की बात करी जाती है, महिला श्रमिकों के संरक्षण की बात करी जाती है, प्रमुख उद्योगों और राष्ट्रीय संसाधनों पर राज्य नियंत्रण के माध्यम से संसाधनों के पुनर्वितरण की बात करी जाती है, अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की बात करी जाती है। यानी कि ये जो सारे प्रस्ताव रखे गए थे, ये भी आप जो संविधान का भाग 3 और भाग 4 आप देखते हो उसमें निहित अच्छी तरीके से दिखाई देता है ना। ये अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होता है इन सब माध्यमों में, तो आप जरूर इसको समझ सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो, स्केच कर सकते हो
और बिलीव कर सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें उसके सामने सर क्यों झुकाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अक्सर एक बात कही जाती है कि जो हमारा जो आधुनिक संविधान है, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत ज्यादा प्रेरित है। कई बार इसको लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देने लगते हैं। थोड़ा सुनने में मुझे भी अटपटा लगता है, आई होप कि आप लोगों को भी लगता होगा। क्या हमने 1935 के संविधान को ही अपने संविधान में रख लिया है? हम हमेशा ये ध्यान रखें। ऐसे में तो लोग कहने वाले तो ये भी कहते हैं, आपने सुना है कई सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान भी का कटोरा है। मुझे लगता नहीं है कि वो प्रबुद्ध है इतने कि वो इस चीज को कहें और समझे और सुन सके। मैं इसकी जगह पर स्टेटमेंट ये यूज करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान तमाम प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें अच्छे अच्छे फूल अच्छी तरीके से रखे गए हैं ला करके। तो हमें निगेटिव थॉट्स से थोड़ा सा बचना चाहिए, तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा बिलीव बढ़ेगा। और इस बिलीव को बढ़ाने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि कहीं से भी ना सिर्फ 1935 का ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत नहीं है। इसके अलावा तमाम सारी कंट्रीज हैं। आप अमेरिका की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, कनाडा की बात कर लीजिए, मतलब दक्षिण अफ्रीका की बात कर लीजिए। सारे देशों से तो हमने कुछ ना कुछ लिया है। और हमने अपने ही देश में जो 1935 का जो एक्ट आया, आखिरकार उसकी डिमांड किसने क्रिएट करी थी? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया जरूर था, लेकिन उसके पीछे अथक डिमांड, अथक प्रयास जो हमारे किए गए थे 1932 में। 30 से लेकर के 1932 तक जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, उसमें जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 वाली है, उसमें इसी तरीके की डिमांड तो रखी गई थी। अल्टीमेटली उसको मानने का प्रयास किया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करी गई। ठीक है, तो उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने रखा। तो हम अगर ये कहें कि हमारा संविधान केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 का पुनरुत्पादन है, तो ये कहना ठीक नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट रेडमंड थे की तरफ से आ रहा है तो मुझे लगता है ये ठीक ही है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से उसी से डिपेंडेंट हैं, उसी के ऊपर डिपेंड है। मैंने बताया कि इसके पीछे के दूसरे कारण क्या थे और दूसरे कब का हमने डिमांड इसमें क्रिएट करी हुई है। गांधी जी के इसमें तमाम सारे विचार, 1922 का उनका स्टेटमेंट इसमें स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान बनने से पहले गांधी जी के उस विचार को स्वीकार किया गया है कि यदि अगर कोई भी नियम जो भारत के ग्रास रूट लेवल, यानी कि सबसे गरीब, सबसे कमजोर, या जिसे आप समझ सकते हैं अगर उसके लिए वो उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना देश के सबसे अमीर के लिए, सबसे समृद्ध के लिए, अगर वो उतना ही इक्वली कह सकते हैं कि लाभकारी है, तो आप बेझिझक मान सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बनने का प्रयास किया है और सफल भी रहा है। तो डेफिनेटली ये हम इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नियमों पर जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम बनाए गए, वो नियम इसलिए नहीं रख लिए गए, कि 1935 के संविधान में थे, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग बने हैं तो चलो हम रख लेते हैं। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से पहले, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक परामर्श समिति भी हुआ करती थी। परामर्श समिति ने क्या किया? परामर्श समिति ने सबसे पहले तो तमाम सारे जो देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसमें से अच्छी अच्छी बातों को लेकर के जो प्रांत विधानमंडल हैं, जो केंद्रीय विधानमंडल हैं, उनके जो विधायक हैं उन तक भेजा है, उनसे विचार लिया है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के संदर्भ में कैसा विचार होना चाहिए, कैसे संविधान की नीड आप रखते हैं। और आफ्टर ऑल आप प्रांतीय जो जनता है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि उसके कह सकते हैं कि समर्थक हैं कहीं ना कहीं। तो आपको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा या आपके जनता को कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा, ये पूछ करके रखा गया है। उसके बाद प्रारूप समिति बाद में बनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है तमाम सारी चीजें वाचन में आती हैं। मैं उसको डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। नियमों पर आम सहमति और संविधान की वैधता के बीच की कड़ी बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये कड़ी कैसे बनी है? आम सहमति का मतलब आप समझते हैं, ऐसा नहीं कि आप जनता के प्रतिनिधित्व हैं, आप जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर प्रतिनिधि हैं। अगर जनता के प्रतिनिधि हैं, आप कोई मान लेते हैं कि कोई आप विधायक हैं कहीं के, हाँ, तो आप जनता के प्रतिनिधि हो गए, तो आप जो कहेंगे वो मान लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा संभव है कि जनता के प्रतिनिधि हो सकता है जो बात कह रहे हो वो आम जनमानस की बात ना हो। ऐसे में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रतिनिधियों, हो सकता है कि बहुत सारे विधायक जो हैं उन्होंने किसी मुद्दे पर सहमति जताई, या यूं कह सकते हैं कि सदन में जिस किसी बात को लेकर के तमाम सारे जो विधायक हैं, अगर उनका बहुमत है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उस जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो आम सहमति है वो उस बहुमत के पक्ष में ही होगी। हो सकता है कि आम बहुमत जो है उसका पक्ष अलग रखता हो, क्योंकि विधायक जो हैं वो कुछ अलग बातें भी कह सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं, अगर विधानसभा के बहुमत ने ऐसा चुनाव किया जिसे लोगों के एक वर्ग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया,
तो संविधान का कार्यान्वयन खतरनाक हो सकता है। ये हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा इस चीज का आप सोच सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना है, आज की तरह नहीं बना है कि आप लोकसभा की कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जनता कुछ डिमांड कर रही है, मैनिफेस्टो कुछ तैयार कर रहे हैं, वहां कुछ पास करा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर आप संविधान के कार्यान्वयन का खतरनाक स्थिति देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि यहां पर ये जो लोकतंत्र है ना, इसमें जो सिस्टम है, उसको जो पावर मिलती है वो हम आम जनता से ही जाती है। तो बीच में जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, जिनको हम प्रतिनिधि कह रहे हैं, ये एक मोहरे हैं, इनको जब चाहे हम हटा सकते हैं। बिलीव करना होगा, लेकिन वो बिलीव आपके अंदर तब डेवलप होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव कर रहे होंगे। तो जस्ट हमें उसके ऊपर बिलीव करना है, राइट। तो ये चीज हमें समझना होगा, ये चीज भी हमें आज के दिन जरूर याद रखनी है। कितनी बड़ी बात है कि जब रियासतों और शाही उपाधियों के उन्मूलन किया जा रहा हो, कि आज रियासतें खत्म होंगी, शाही उपाधियां अब नहीं मिलेंगी, राजा साहब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र समाप्त हो रहा है और उस राजतंत्र को प्रजातंत्र के अंतर्गत लेकर के आना है। तो राजतंत्र को जो हम प्रजातंत्र के अंतर्गत लेके आ रहे हैं, जो भी विशेषाधिकार है उनको समाप्त कर रहे हैं, तो ये सब काम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना समय लगा, और इनके भी विचार उसमें शामिल किए गए। तो आपको लगता है कि ये कोई चुटकी बजाने जैसा था या फिर फूलों के सेज जैसा था, इस पे सोने जैसा था कि आप आराम से कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए और आगे लोगों के ऊपर लागू कर दिए? ये सब चीजें हमें प्रेरित करती हैं कि हम धन्यवाद करते हैं उन संविधान सभा के सदस्यों का, संविधान का, जो हमारे को सही रास्ता दिखाता है। दुनिया से, देश दुनिया में अगर हम देखें तो उसमें एक सर्वोच्च संविधान की श्रेणी जब आती है तो संभवतः अपने संविधान को सबसे ऊपर पाते हैं। ये विश्वास दिलाता है कि हमारा संविधान कितना स्ट्रांग है। ठीक है, देश के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र के रूप में तैयार किया गया हो, जाति या लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की बात कही हो, सभी चीजों पर यह वाला नियम लागू होता है। सभी चीजों पर यह वाला नियम लागू होता है कि हमें लोगों के एक वर्ग का अनुमोदन चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं संविधान सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो संविधान सभा ने भी इस तरीके के विचार से कार्य किया। ऐसा नहीं कि आगे कई कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर करी गई, जिस समय बनाया जा रहा है उस समय भी यही बिलीव चल रही है, और ये एक स्ट्रांग बिलीव है जो हमें बहुत कह सकते हैं कि प्रेरित करती है। और ये देख सकते हैं भारत के ड्राफ्टर्स और उनके शानदार संविधान को तैयार करने के लिए अपनाई गई जो कार्यप्रणाली है वो समकालीन राजनेताओं और कानून निर्माताओं के लिए सबक है। यही सबक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है कि हम अपने संविधान के ऊपर बिलीव करें। ठीक है, और दृढ़ता से हम कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी संविधान का सर नीचा होगा, या अनजाने में कई सारे लोग बहुत सारी गलती करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिस्टम में दोष है, तो ये सिस्टम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, सिस्टम आपका है, आप सिस्टम के पार्ट हैं, आपने गलत बनाया, आप सही करिए, आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अगर मेरे द्वारा की गई गलती में हम ये कहें कि यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपने संविधान को कोसें, उससे पहले किन त्याग की परिस्थितियों में, किस विकट परिस्थिति में, कितने प्रबुद्ध विचारों के साथ उसे बनाया गया है। आपको अगर एक नियम बनाने के लिए दे दिया जाए तो संभवतः नहीं बना पाएंगे, कठिन हो जाएगा। सो ये है संविधान के बनने के पीछे का कारण। अब आइए एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय संविधान को तैयार जो है वो किस तरीके से किया गया, इसका निर्माण किस तरीके से किया गया। अल्टीमेटली जो संविधान का निर्माण है, कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स जब यहाँ से जाने लगे तो वो अपनी जो पावर है वो भारतीयों के हाथों में देना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी कि भाई किसको दिया जाए, क्योंकि जो योग्य होगा हम उसी को दे पाएंगे। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आता है, तो इसी के कह सकते हैं सुझावों के माध्यम से एक सुझाव ये समझ में आता है कि भारत को अपने संविधान का निर्माण करना चाहिए, और इस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण करना होगा। और ये संविधान सभा जो है ये भारतीयों की हो, भारतीयों के द्वारा बनाई गई हो। तो इसमें इस चीज को कह सकते हैं कि पूरा करने के लिए उस समय की जो भारत की जो जनता थी, उनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को संविधान सभा में बुलाया गया एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। 10 लाख की जनसंख्या पर
एक व्यक्ति जो है वो चुना जाएगा। और इसीलिए आगे चल करके जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें 389 सदस्य हुए। तकरीबन अगर आप इसमें 10 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय की लगभग जो जनता है देश की वो आपको पता चल जाएगी। तो उसी हिसाब से अब आपके मन में ये आया कि भाई संविधान सभा में 389 सदस्य ही क्यों थे, तो उसका मतलब यही है कि ये 10 लाखवां हिस्सा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश की जनसंख्या का अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, 10 लाख पे एक लोग यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो ये जो 389 सदस्य थे इनको भी 2-3 भागों में आप डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से आए थे। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय। आपको मालूम है कि कितने लोग इससे थे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तब तक मैं भी लिख रहा हूं। ब्रिटिश भारतीय प्रांत से आए थे। इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो आपके जो राजे रड़वाड़े थे उनके यहाँ से आए थे, जिसको आप देसी रियासत कहते हैं, देसी रियासत, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और कुछ लोग जो थे वो चीफ कमिश्नरी रीजन से आए थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत से। ठीक है, 292 सदस्य हैं, 292 सदस्य हैं जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव एरियाज से आए थे। इसके अलावा 93 मेंबर्स थे, यानी कि 93 सदस्य थे जो देशी रियासत से आए थे। और 4 लोग थे जो चीफ कमिश्नरी रीजन से थे, जिनको मिला करके संविधान सभा का निर्माण हुआ था। हालांकि उस समय उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी काउंट किया गया था अदरवाइज। बहरहाल 9 दिसंबर सन 1946 ये वो दिन है, 9 दिसंबर सन 1946 ये वो दिन है जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक होने जा रही है। और हमारे यहाँ एक परंपरा के अनुसार जब कोई बैठक होती है, जब कोई सभा होती है तो उस सभा का एक सभापति होता है। लेकिन सभापति के लिए तो कोई चुनाव हुआ नहीं था, तो हमारी जो सभा थी उसने ही अपने एक कह सकते हैं कि पारंपरिक रूप से जो सबसे ज्यादा जिनको ये योग्य समझा गया सभापति के तौर पर, हम सबसे ज्यादा योग्य किसे समझते हैं, किसी को भी अपने सभापति के तौर पर हम जो सीनियर होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको मानते हैं। तो उस समय भी एक सीनियर सिटीजन्स थे, उनको इस सभा का सभापतित्व दिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि इन जहां तक जितने सदस्य रहे होंगे उनमें सबसे सीनियर ही माने गए। और ये एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए, अस्थायी। और इन्हीं अस्थायी सदस्य की निगरानी में एक हम कह सकते हैं कि इस बात का सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किया गया कि आखिर स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी सभापति के रूप में किसे चुना जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो चुने गए। तो ये वो दिन है, 2 दिन बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर चुने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, और भी लोगों का यहाँ पर चुनाव होता है, जैसे BN राव जी का चुनाव होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कह सकते हैं कि परामर्श समिति के, ये इन्हीं के अंदर में चल रही थी, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो सलाहकार थे एक तरीके से BN राव जी, वो भी चुने गए। लेकिन अब समस्या ये हुई कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, नियम बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखेंगे, कौन सी वो बेसिक चीजें हैं, कौन सी वो फंडामेंटल चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश का संविधान बनना चाहिए। संविधान निर्माता अच्छी तरीके से जानते थे कि किसी भी नियम को बनाने का मतलब ये, अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक XYZ कोई एक नियम है जो USA में बहुत अच्छी तरीके से चलता है, ब्रिटेन में बहुत अच्छी तरीके से चलता है, अमेरिका में बहुत, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी तरीके से चलता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नियम हमारे यहाँ भी अच्छी तरीके से चले। नियम के अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री में भी वो नियम अच्छी तरीके से प्रतिपालित किया जा सकता हो। तो कौन से ऐसे नियम है जो हमारी कंट्री में भी हो सकते थे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कंट्री की बेसिक नीड क्या है। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर का जो दिन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे आप उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उद्देश्य, इसमें उद्देश्य लिखा हुआ था, एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें उद्देश्य लिखा हुआ था कि हम किस उद्देश्य से हमारे संविधान का गठन कर रहे हैं, क्या सोच करके हम संविधान बना जा रहे हैं, किन बेसिक चीजों का होना हमारे संविधान में आवश्यक है। तो इस संविधान सभा के उद्देश्य को लेकर के आया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, और इस प्रस्ताव के ऊपर संविधान सभा के तमाम सारे जो लोग थे, जब वो अपना बहुमत देंगे तब उसे स्वीकार किया जाएगा, और जब वो स्वीकार कर लिया जाएगा तब हम शुरू करेंगे आगे का संविधान बनाना। यानी इस पर भी एक आम सहमति बनना आवश्यक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। और ये आम सहमति बनकर के तैयार हुई 26 जनवरी सन 1946 को, माफ कीजिएगा ये 47 है यहाँ पर, 26 जनवरी सन 1947 को। तो 13 दिसंबर के बाद में 22 जनवरी 1947 को, थोड़ा सा यहाँ पर डेटा गलत हुआ, मैं इसको सही कर देता हूँ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है,
और 22 जनवरी सन 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसे पारित कर दिया गया। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया है तब इसके आधार पर आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलाया जाएगा, इसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन आगे काम करेगा। अब जब संविधान बनाने की बारी आई, यहां पर एक समिति का योगदान हमें बहुत मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा और वो होगी परामर्श समिति। परामर्श समिति ने क्या किया? परामर्श समिति ने क्या किया हुआ है? इस समिति ने जो प्रांतीय जो विधायक हैं, प्रांतीय जो विधायक हैं और जो केंद्रीय विधायक हैं, केंद्रीय विधायक, इन सब लोगों के पास में एक लिस्ट भेजी हुई है, ठीक है। और ये लिस्ट तैयार हुई है संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में विचार करने के लिए। और अब किन चीजों पर विचार आपको करना है, अपने विचार को भेजना है, उसके लिए भी एक कच्चा ड्राफ्ट बना करके इस समिति ने भेजा इन लोगों को, और जिसमें तकरीबन 60 देशों के जो संविधान हैं, 60 देशों के जो संविधान हैं उनके जो मौलिक गुण हैं, उन मौलिक गुणों का समावेशन है और उन पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तमाम सारे राज्यों से उसके विचार आए, केंद्र के जो विधायक हैं उनके द्वारा दिए गए विचारों को इकट्ठा किया गया, कंपाइल किया गया, और कंपाइल करके ये जो परामर्श समिति है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है। इसमें वही संवैधानिक पूर्व दृष्टांत मतलब संविधान से बनने से पहले का एक पूरा एक पुलिंदा है, उसको 3 लिस्ट में डिवाइड करके 3 प्रतियां उसकी आकर के इन लोगों को दी गई थी। अब उन सब जो वहां से रिकमेंडेशंस आए, जो विचार वहां से आए, उन सब लोगों के माध्यम से उन सब लोगों के विचारों का कंपाइलेशन करते हुए प्रारूप समिति ने एक कह सकते हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार किया। कह सकते हैं कि परामर्श समिति के द्वारा संविधान का क्या तैयार किया गया? संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। और मैंने बताया कि आपको ये जो प्रारूप तैयार हुआ है, जो कि BN राव जी की निगरानी में हुआ है, ये जो रिकमेंडेशंस आई हैं यहाँ पर, पहले ये मांगा गया रिकमेंडेशन, और जब रिकमेंडेशंस इसके माध्यम से इन लोगों के द्वारा जब आए हैं तो उस रिकमेंडेशन के आधार पर एक संविधान का प्रारूप तैयार हुआ है, जिसे BN राव जी ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के समक्ष रखा हुआ है। इस प्रारूप में अगर आप देखेंगे तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब ये जो प्रारूप तैयार हुआ है, इसको फाइनलाइज करने के लिए एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम हुआ प्रारूप समिति। का नाम क्या हुआ? प्रारूप समिति। और ये प्रारूप समिति जो थी, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय जो है ये प्रारूप समिति तैयार हुई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो जो ये बना हुआ संविधान है, इस बने हुए संविधान को रिफॉर्म करना, उसके ऊपर अपने जो समिति है उसके मेंबर्स के द्वारा विचार प्रस्तुत करना और एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना करके देना, ये जो है किया गया। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति जो है इन सब चीजों के लिए एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होकर के संविधान सभा के सामने ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, इस ड्राफ्ट से एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके सामने देती है। तो इसीलिए इस वाली कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस बने हुए ड्राफ्ट के ऊपर काम किया। अब 21 फरवरी 1948 की अगर हम बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी की जो ये 7 सदस्यीय समिति थी, इसके द्वारा जो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जिसको संविधान सभा के पटल पर रखा गया और संविधान सभा के द्वारा उस पर जो है विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। और वो जब विचार प्रस्तुत होकर के फाइनली एक बार फिर से जब इसको कंपाइल किया गया, तब वो जो दिन था वो था 26 अक्टूबर 1948। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। इतनी सी ही दूर में आपने देख लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियल लेवल पे कितना रिफॉर्म किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस रिकमेंडेशंस भेजा, वहां से रिकमेंडेशन आए, उसको रखा और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। और ये इतने फिल्टर्स इसीलिए लगाए गए कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपर्ब हो, एकदम बढ़िया से बढ़िया बने। इसके आगे की कहानी अगर हम देखेंगे तो जब संविधान सभा के सामने उस संविधान को रखा गया तो फाइनलाइज करने से पहले इसकी 3 बार रीडिंग हुई, जिसे हम 3 वाचन कहते हैं। पहला वाचन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। लेकिन जो दूसरा रीडिंग था ये वृहद था। इस वाली रीडिंग में ये बहुत वृहद स्तर पर अगर देखा जाए तो इसकी रीडिंग करी गई है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लगातार इसकी रीडिंग करी गई और इसमें तमाम सारे जो अमेंडमेंट्स थे उनको एक्सेप्ट किया गया। आप देख सकते हैं 7635 संशोधन जो हैं, 7635 जो संशोधन है, इन संशोधनों का रिकमेंडेशन आया कि इतनी चीजें हैं जो हमें अभी
वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सोचिए पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट के बाद एक ड्राफ्ट को फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनलाइज करके संविधान सभा को दिया, संविधान सभा के विचार फिर से आए, फिर उसके ऊपर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। उस फाइनल ड्राफ्ट में इतनी कमियां हैं ये बताया गया, और उन कमियों में से लगभग 7-7.5 हजार जो संशोधन जो आए थे उसमें से लगभग 2,500 संविधान के संशोधन यहां पर किए गए। ये जो बैठकें हैं, इन सब बैठकों में लगभग 10 बैठकें हो गई संविधान सभा की, यहां तक आप सोचिए। और फाइनली 2,437 रिकमेंडेशन के बाद एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। अब ये हुआ कि लगभग यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे संविधान, जो हमारे देश के ऊपर लागू होगा, लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी अंतिम वाचन एक बार फिर से किया जाए, एक थोरोली अगर हम देखें तो एक बार फिर से इसकी रीडिंग करी जाए। अंतिम समय में भी अगर कोई चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप विचार देखिए, यही कारण है कि आज भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन युवा है। जब हम बनाते समय उसे इतना तरुण अवस्था में तराश रहे हैं, तो हम जब लागू करेंगे तो उसकी तरुणावस्था बनाने के लिए हम उसे तराशते ही रहेंगे, हमेशा तराशेंगे और अच्छे से अच्छा करते रहेंगे। सो 14 से 26 नवंबर तक ये लास्ट में इसका रीडिंग हुआ, और फाइनली इसी में ही आप देख रहे हैं 26 नवंबर की बात, जो कि आज की डेट है। ये 1949 की बात है, आज 2022 की बात हो रही है। तो इस दिन फाइनली जो है ये यहां पर बन करके ये तैयार हो गया है। तकरीबन 284 सदस्यों ने इसके ऊपर जो है वो साइन किए इस दिन 26 नवंबर 1949 को। इस पर फाइनली जो है अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को संविधान सभा के समक्ष रखा और उसे संविधान सभा के द्वारा आत्मसात करने के लिए कहा गया। संविधान सभा ने उसे आत्मसात किया, तमाम सारे लोगों ने इस पर सिग्नेचर किए, साइन किए। अब तक 11 जो है मीटिंग्स हो चुकी थी, 11 बैठकें हो चुकी थी, और आप मान के चलिए कि लगभग 114 दिन का समय पूरा किया जा चुका। इतने सारे दिनों को बिताने के बाद, इतनी मीटिंग्स होने के बाद, इतने अमेंडमेंट्स होने के बाद, इतने रिफॉर्म्स होने के बाद, इतने फिल्टर लगाने के बाद, इतने रिकमेंडेशंस आने के बाद फाइनली अब संविधान लागू होने के लिए तैयार था। संविधान लागू होने की डेट जो है वो इस आधार पर रखी गई कि हम लोग 26 जनवरी को इसको लागू करेंगे, इसलिए कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसको जस्ट मेमोराइज करने के लिए, मेमोरियल बनाने के लिए। तो 26 नवंबर को बनने वाला जो संविधान है, इसके कुछ इनिशियल पार्ट इसी दिन लागू भी हो गए थे इनफैक्ट। हालांकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन उस 26 जनवरी 1950 पर लागू होने से पहले भी 2 दिन पहले एक बार फिर से पे बैठक हो रही है, और वो दिन है 24 जनवरी 1950। ये अंतिम मीटिंग है, 12वीं मीटिंग है। 12 मीटिंग के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। ये वर्ष है, ये माह है और ये दिन है। आप इसमें 12 दिन और दे दीजिए तो लगभग ये 3 साल हो जाता है, और ये 3 साल की कड़ी मेहनत अनंत वर्षों के लिए, अनंत भारतीयों के लिए, अनंत वर्षों के लिए उनकी श्रद्धा की वस्तु बनी रहेगी, जबकि मौलिक विविधताएं बहुत सारी हैं। उसके बावजूद एकीकरण हमको यहां पर इस संविधान के तौर पर देखने को मिल रहा है। खुशी की बात है ये, और गर्व करने की बात है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे संविधान के साथ रह रहे हैं, और ऐसे संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए संविधान के द्वारा हम सांस ले पा रहे हैं। ये था पूरा का पूरा इतिहास जो मैंने आपको बताया, संविधान बनकर के तैयार हुआ। अब समक्ष है आपके आज का प्रश्न, पढ़िए इसको ध्यान से, और इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा? कैसे हुआ है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा हमें इस प्रश्न का उत्तर, या फिर आप इसका उत्तर हमें भेज सकते हैं टेलीग्राम पर भी, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। और इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। आज के संविधान की चर्चा में और मुद्दे की बात की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके के किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।